नमस्कार, खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांड्या। इसकी शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद दिवस पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। अपनी पोस्ट में लिखा, श्रद्धेय बापू का सत्यनिष्ठ आचरण, अहिंसा की उनकी अडिग साधना और करुणा संपूर्ण विश्व को सदैव आलोकित करती रहेगी। बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। संसद में इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे किया था पेश। गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर हैं। आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगामी रणनीति पर बातचीत होगी। असम विधानसभा के नए भवन की रखी आधारशिला। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज पूरा देश शहीद दिवस पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या और मानवता के अनुपम प्रतिमूर्ति महात्मा गांधी भारत की अमूल्य धरोहर हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय सनातनता और पारिवारिक संस्कारों से सुसज्जित व्यक्ति थे, जिसके बल पर उन्होंने जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को झेला। महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा स्थानीय और विदेश दोनों जगहों से प्राप्त की, जिससे वे देश की संस्कृति से तो जुड़े ही दुनिया के रंग ढंग से भी परिचित हो पाए। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान वे रंग भेद से परिचित हुए तो स्वदेश वापसी के बाद देश में पहले गरीबी, बदहाली, शोषण को समझ पाए और धीरे धीरे आंदोलन के नेतृत्व का सिलसिला शुरू किया, जो आजादी मिलने तक अनवरत जारी रहा। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉयल एक्ट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून उल्लंघन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और तमाम सामाजिक सुधार आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया। भारतीयता की पहचान महात्मा गांधी अपनी तमाम उपलब्धियां अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर ही हासिल करना चाहते थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कुरीति को वे सदैव नकारते रहे। भारत को भारतीय संस्कृति, सत्यता और संस्कारों से जुड़ी व्यवस्था से सराबोर देखना उनका सपना था, जहां शासन प्रशासन में भी भारतीयता की छाप दिखे। महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव के भी प्रबल हिमायती थे, तो किसान, मजदूर और स्त्रियों के विकास के प्रति भी निरंतर प्रयत्नशील रहे और आज भारत ही नहीं सारा विश्व उनके सत्य और अहिंसा के प्रयोग के प्रति सम्मान प्रकट करता है और गांधी जी को अपना मान रहा है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए तमाम प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व और विकास के साथ ही मानवीय आदर्शों की स्थापना हेतु सफल रहे हैं। तभी तो रोमा रोला जैसे दार्शनिक ने कहा कि बापू मानव जाति के लिए नई आशा का सवेरा हैं। वे क्रूरता की शक्ति का मुकाबला करने वाली आत्मशक्ति के प्रतीक थे। आज जन भवन के गांधी सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि एवं शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में प्रस्तुत भजनों में रघुपति राघव वैष्णव जन तो तेने कहिए, ओम तत्सम नारायण एवं श्री रामचंद्र कृपालु भगवान शामिल रहे। शहीद दिवस के अवसर पर राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की स्मृति में राज्यपाल सहित समस्त राज्य भवन अधिकारी, कर्मचारी गण एवं उपस्थित गणमान्यों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें शत शत नमन किया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और महापौर सुषमा खरकवाल ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में सादगी और सम्मान के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए और साथ ही नेताओं ने उनके विचारों को अपनाने का संकल्प भी लिया। सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ी सौगात दी है। योगी कैबिनेट ने शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक कैशलेस मेडिकल बीमा को मंजूरी दे दी है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकेगा। सरकार के फैसले से बेसिक शिक्षा के लाखों शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से फतेहपुर के सरकारी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य कर्मचारियों में खुशी की लहर है। शिक्षकों ने इस बड़ी मांग को पूरा करने के लिए योगी सरकार का धन्यवाद किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। उन्होंने ये हमारी बहुप्रतीक्षित मांग को कैशलेस चिकित्सा के तहत पूरी करी है, जिससे हमारे समस्त शिक्षक भाई बहन और शिक्षा जगत आज बहुत खुश है। और इससे हमारे विद्यालय में कार्य करने वाले रसोइया, अनुदेशक और शिक्षा मित्र सभी भाई बहन बहुत इस कदम की सराहना कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका भविष्य अब निश्चिंत हो सकेगा और किसी तरह की स्वास्थ्य असुविधा से निपटने में वो सक्षम होंगे। हमारी राज्य सरकार ने पिछले शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक साथियों के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था की अनाउंसमेंट किया था उन्होंने, जिसको कल कैबिनेट की बैठक में शिक्षक साथियों के लिए और शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद में कार्य करने वाली रसोइया बहनों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था किया है, जिसका हम सभी लोग बहुत ही स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं, जिससे शिक्षक अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे और इसके लिए वो और अच्छे ढंग से काम। बेसिक में बदलाव में जैसे सबसे बड़ी बात यही हुई शिक्षकों के लिए जो कैशलेस व्यवस्था मिली, इसमें से न सिर्फ शिक्षक बल्कि हमारे शिक्षा मित्र, रसोइया जो भी है कार्मिक, उनको एक बहुत सबल मिलेगा। वो अपने आप को ये सुरक्षित महसूस करेंगे कि वो अभी इस व्यवस्था में वो सिर्फ सरकारी अस्पताल में, निजी अस्पताल में भी अपने इलाज के लिए वो जा सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने 5 लाख का इलाज कर रहे हैं तो उनके लिए धन्यवाद। 15 साल से कर रहे हैं, कौनो सरकार ने हमको योजना नहीं दिया, यानी मोदी सरकार ने हमें 5 लाख का इलाज का कार्ड बनवाने को कह रहे हैं। आगरा में पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। बीती रात आगरा में 2 स्थानों पर पुलिस और बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 25-25 हजार के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना बमरोली कटारा के मंदिर अंडरपास के पास इनामी विष्णु पंडित और शिवांश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस से हुई मुठभेड़ में विष्णु पंडित उर्फ भुल्ला पैर में गोली लगी। वहीं उसके साथ ही शिवांश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं थाना एतमादपुर 25,000 का इनामी आकाश प्रजापति को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त फतेहाबाद अनिल कुमार ने बताया कि विष्णु पंडित उर्फ भुल्ला आकाश प्रजापति को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बदमाश विष्णु पंडित उर्फ भुल्ला आकाश प्रजापति और शिवांश शर्मा 23 जनवरी को राज चौहान हत्याकांड में शामिल थे। दिनांक 29/1/2026 को थाना दक्ष बनोली कटारा श्री हरीश कुमार शर्मा अपने फोर्स के साथ मदारा अंडरपास सर्विस लेन के किनारे संदिग्ध व्यक्तियों और वाहन की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान रात लगभग 11:32 पर सर्विस लेन से बाइक सवार 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया, जिस पर उनके द्वारा पुलिस को देखकर पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति को गोली लगी तथा वो मदारा जाने वाले कच्चे सड़क पर लड़खड़ाकर गिर गए। पुलिस द्वारा तत्काल उनको हिरासत पुलिस में लिया गया, उनकी जामा तलाशी ली गई तो दोनों के पास से एक अदद 315 बोर तमंचा और 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर मिले तथा फायर करने वाले व्यक्ति के तमंचे में नाल में एक खोखा कारतूस मिला।
उनके नाम पता पूछे गए तो घायल व्यक्ति द्वारा अपना नाम विष्णु पंडित उर्फ बुल्ला पुत्र किशन कुमार शर्मा निवासी मोतीकुंज कॉलोनी कालिंदी बिहार थाना टांस यमुना तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम शिवान शर्मा पुत्र अजय शर्मा निवासी नगला किशनलाल थाना टांस यमुना बताया गया। घायल व्यक्ति के ऊपर 25,000 के इनाम घोषित है तथा ये दोनों व्यक्ति दिनांक 23 जनवरी 2026 को थाना टांस यमुना क्षेत्र में राज चौहान की हत्या में शामिल रहे हैं और पुलिस द्वारा जो है मौके पर विधिक कार्रवाई और अन्य जो है अभिलेखी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने गुरुवार को चिन्हट क्षेत्र में अवैध प्लांटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 80 बीघा में विकसित की जा रही 9 अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 1 की टीम द्वारा की गई। प्रवर्तन जोन 1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि यह अभियान चिन्हट क्षेत्र के ग्राम जुग्गोर, मेहुरा, तकिया, लोलाई और तिवरिया सहित कई स्थानों पर चलाया गया। इस दौरान मनोज सिंह, सियाराम, संजय, संतोष, अरविंद, विनोद, आशीष यादव, फूलचंद्र, विश्राम, हृदय नारायण यादव समेत अन्य बिल्डर द्वारा की जा रही अवैध प्लांटिंग को चिन्हित कर ध्वस्त किया गया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कई महत्वपूर्ण अपडेट मीडिया के साथ साझा किए हैं, जहां नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 19 मार्च को हिंदू नव वर्ष के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे को लेकर अनौपचारिक सहमति मिल चुकी है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति राम मंदिर परिसर में निर्माण कार्य में जुटे लगभग 400 श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगे। नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी दी कि राम मंदिर की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को और समृद्ध करने के लिए केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा करीब 400 वर्ष पुराने वाल्मीकि रामायण राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी गई है, जो अब राम मंदिर पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक विशेष समिति का गठन भी किया जा रहा है, जो देश और विदेश में विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध प्राचीन रामायणों का चयन करेगी। कल भी हम लोगों ने बैठक किया और बैठक में मुख्य रूप से जो मेमोरियल है मंदिर का, जिसे हम अस्थायी मंदिर कहते हैं, जहां भगवान रहे हैं वर्ष 2020 से भी और उसके पूर्व, तो उस मेमोरियल की प्रगति संतोषजनक है। हम आशा करते हैं कि फरवरी के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। आदरणीय राष्ट्रपति जी से ट्रस्ट के सदस्यगण मिले थे, उन्होंने अयोध्या आने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए आमंत्रण दिया है। ये आशा की जा रही है कि वो अपने कार्यक्रम में कदाचित मार्च महीने में यहाँ की तिथि निश्चित कर सकेंगे। अभी औपचारिक सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन अनौपचारिक रूप से यह पता लग गया है कि उन्होंने सिद्धांतः अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में गुरुवार को मेरठ में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान में बांग्लादेश से निर्वासित हुए बंगाली हिंदू परिवारों के लिए बड़ा तोहफा दिया गया है। इनके निर्वाचन के लिए प्रस्ताव पास किया गया है, जहां मेरठ के तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में पूर्वी पाकिस्तान व बांग्लादेश से विस्थापित 107 परिवार झील की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे हैं। इन 107 परिवारों में से 8 परिवार कई वर्ष से अन्यत्र रोजगार के लिए निवासित है, जहां वर्तमान में 99 परिवार रह रहे हैं। इनको भी पुनर्वासित किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के संबंध में यह प्रकरण जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित 107 परिवार झील की भूमि पर अवैध रूप से निवासरत हैं। इन 107 परिवारों में से 8 परिवार विगत कई वर्षों में अन्यत्र रोजगार हेतु निवासरत हैं। वर्तमान में जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में 99 परिवार निवासरत हैं। इनको भी पुनर्वासित करने का जो है व्यवस्था की जा रही है। चलिए अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में दिवाकराचार्य महाराज ने यूजीसी के नए प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे दिए जाने के बाद खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नियम समाज में असमानता पैदा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर समाज को बंटने से रोक दिया है। इस अवसर पर उन्होंने लता मंगेशकर चौक पर जाकर मिठाइयां बांटी। वहीं कवि कुमार विश्वास ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2000 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने पर कहा कि भारत इस समय किसी भी तरह का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में सरकारों को भी चाहिए कि वे राजनीति में कई विभाजक रेखा ना खींचे। यूजीसी के जो नए प्रावधान, जो नए नियमावली लागू किए गए थे, जो समाज में असमानता को पैदा करने का काम कर रही थी, जो जातिगत भेदभाव बढ़ाने का काम कर रही थी, जहां हिंदुओं को संगठित करने की आवश्यकता है, वहीं डिवाइड एंड रूल, फूट डालो की नीति से कहीं ना कहीं ये कानून समाज में असमानता को पैदा करने का काम कर रही थी, जिसको लेकर पूरे देश में एक आंदोलन का वातावरण बना था, भय का माहौल पैदा हो गया था। जिस माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के और ऑब्जर्वेशन ने कहीं ना कहीं इस पर निरंकुश लगाने का काम किया है और तत्काल ही यूजीसी के नए नियमों पर सख्त प्रतिबंध है, रोक लगाने का काम किया है। अगली सुनवाई 19 को होगी। आशा करता हूं कि ऐसे नियम और कानून की पुनरावृत्ति सरकार न करे और कहीं ना कहीं सरकार को भी माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने आईना दिखाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत है। भारत इस समय किसी भी प्रकार का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में सरकारों को भी चाहिए, राजनीति को भी चाहिए कि वो राजनीति में कोई विभाजक रेखा न खींचे। यह सत्य है कि हमारे दलित, पिछड़े और वंचित मित्रों के साथ शताब्दियों से बहुत अत्याचार हुआ है और यह भी कहने में लोगों की जबान हकलाती है, लड़खड़ाती है कि ये सब पिछले 1000 वर्ष में जो विधर्म भारत में आया था, जिनके यहाँ ये परंपराएं थी, उन्होंने ये भारत में बोया था। उससे मुक्ति के उपाय किए जा रहे हैं, पिछले 80 वर्षों में किए गए हैं, आगे भी किए जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा ना हो कोई निरपराध फंसे या किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति कहीं जाते में असहज अनुभव करे। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों की मनोदशा का भाव समझा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या पहुंचकर रामलला को व हनुमान जी को प्रणाम किया। यूजीसी के नियमों को लेकर पूछे गए सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ही रामलला का भव्य मंदिर बना है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा वह सभी के लिए खुशी की बात होगी। शंकराचार्य से मुलाकात के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करना किसी भी गृहस्थ, किसी भी राम भक्त और किसी भी राष्ट्र भक्त का दायित्व है और उन्होंने वही किया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि 15 लाख से अधिक बेसिक, माध्यमिक, वित्त विहीन शिक्षकों, अनुदेशकों और रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। यूजीसी कैसे देख रहे हैं आप? देखना उसमें क्या है, देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। अब तो बीत गया विषय है। पूज्य शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करना ये किसी भी गृहस्थ का, किसी भी राम भक्त का, किसी के राष्ट्र भक्त का दायित्व होता है, वो मैंने किया। आज बहुत ऐतिहासिक, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी भी हैं, ठीक है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 15 लाख से अधिक, चाहे वो बेसिक के हों, चाहे वो माध्यमिक के हों, चाहे हमारे वित्त विहीन के हों, सारे शिक्षकों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को 15 लाख से अधिक ऐसी संख्या है, उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है और यह ऐतिहासिक निर्णय है और इससे बड़ी संख्या में जो हमारा शिक्षक परिवार था उसमें खुशी की लहर।
भारत की सुगंध परंपरा का केंद्र कन्नौज अपनी सदियों पुरानी इत्र कला के माध्यम से वैश्विक पहचान बना रहा है। ये बात समाज कल्याण राज्य मंत्री आसिम अरूण ने मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान कन्नौज के प्राचीन इत्र की बहुत पुरानी तस्वीर देखने को मिली। कन्नौज की सुगंध कला भारत की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नवाचार, कौशल उन्नयन और वैश्विक मंचों के माध्यम से कन्नौज के इत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कन्नौज के सुगंध विरासत को नई पीढ़ी और विश्व तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। चलिए अब वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नियमों से लेकर ग्रामीण विकास तक के मुद्दों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। UGC द्वारा नियुक्तियों में पुराने नियमों की बहाली और सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि न्यायालय का निर्णय अंतिम है और इसका सम्मान अनिवार्य है। सपा प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता खासकर अखिलेश यादव पहले चुप्पी साधे रहते हैं और जब कोर्ट का आदेश आ जाता है तब परिस्थितियों को भांपकर बयानबाजी शुरू करते हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने UGC के नए नियमों को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। जो फैसला आया है, जो UGC पर रोक लगाई है अगले सुनवाई तक के लिए, अगली डेट पर, तो अगली डेट पर जो फैसला आएगा उसको देखा जाएगा। वो नरम नहीं है, विपक्ष में है। अब वो सोच रहे हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं किधर। परेशान है बेचारे। पॉजिटिव बयान आ रहा है तो कब पॉजिटिव बयान आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में बोल रहे हैं, उसके पहले तो नहीं बोल रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है सिर्फ ना, आदेश तो दे नहीं दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। समानता लाने के लिए ये कानून है। विश्वविद्यालयों में जो अनियमितताएं होती थी, जो कमियां थी कानून में, उसको संशोधन करके एक रूपता लाने की बात हो रही है, एक समानता लाने की बात हो रही है। किसी का हित नहीं है। वाराणसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लोक कल्याण के विकास कार्य लगातार चलते रहते हैं। इसी क्रम में नॉर्दर्न रेलवे ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर एक CCTV कक्ष प्रारंभ किया गया है, जिससे सभी प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज की निगरानी की जा सकेगी। खास बात यह है कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए केवल महिला सुरक्षा कर्मी ही इस कक्ष में ड्यूटी करेंगी और यात्रियों की सुरक्षा का इंतजाम देखेंगी। CCTV कक्ष का प्रारंभ किया है। पहले ये बड़े ही कॉम्पैक्ट और बड़े ही कंजस्टेड एरिया में था, जिसको कि हमने सबको एक जगह इकट्ठा करके और एक नए कमरे में इसको स्थापित किया है। इससे सारे प्लेटफॉर्म्स पे, फुटओवर ब्रिजेस पे, सर्कुलेटिंग एरिया में जितने भी CCTV कैमरे लगे हैं उनकी एक बेहतर तरीके से हमारे RPF के स्टाफ निगरानी कर सकेंगे, जिससे कि कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी एक्टिविटी इस स्टेशन परिसर में हो रही होगी तो उसकी हमें ऑनलाइन जानकारी मिलेगी और हम जहां भी कोई कार्रवाई की आवश्यकता होगी तुरंत कर सकेंगे। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2026 में लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। विंग्स इंडिया 2026 के भव्य मंच पर हवाई अड्डे को उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विजेताओं को सम्मानित किया। यह अवार्ड आधुनिक बुनियादी ढांचे, बेहतरीन यात्री अनुभव और भारतीय विमानन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के सतत प्रयासों के लिए दिया गया।
नोएडा में प्रो रेसलिंग लीग 2026 पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि कोविड की वजह से प्रो रेसलिंग लीग रोक दी गई थी। उसके बाद दूसरे कारणों से भी कुछ समय बर्बाद हुआ और लीग नहीं कराई जा सकी। आखिरकार ये अभी फिर से शुरू हो गई है और लीग काफी अच्छे से चल रही है। हमें बस सभी टीम मालिकों और खिलाड़ियों का भरोसा जीतना था, जो हमने कर लिया है। उन्होंने भी भारतीय कुश्ती महासंघ पर अपना भरोसा जताया है और लीग सफल रही है। मुश्किल का सामना बहुत विशेष नहीं करना पड़ा, लेकिन कोरोना की वजह से बंद हुआ था और फिर बीच में थोड़ा टाइम दूसरी वजह से खराब हो गया। उसके बाद अब शुरू हो गया और लीग बहुत अच्छी चल रही है। किस तरह टीम को इकट्ठा करना पड़ा और चैलेंजिंग काम था बहुत बड़ा। एक बार बस विश्वास जीतना था सबका, और सारे टीम ओनर, खिलाड़ियों, सभी का विश्वास हम लोगों ने जीत लिया और उन लोगों ने भी भारतीय कुश्ती संघ में अपना विश्वास दर्शाया और लीग सफल चल रही है। नहीं, खिलाड़ियों का तो लाभ हुआ है और लीग खिलाड़ियों को एक्सपोजर भी मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि यूयू सुसाकी से अंतिम की कुश्ती हो रही है और अंतिम ने पूरी कुश्ती लड़ी। कल उसकी कुश्ती थी, पूरी 6 मिनट उन्होंने कुश्ती दोनों ने लड़ा। तो खिलाड़ी तो हमारे इससे उभर करके आ रहे हैं, उनको एक्सपोजर मिल रहा है और वो सामने वाले की भी टेक्निक, उनसे जो भय था वो उनका खत्म हो रहा है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कर रही है, अच्छी प्राइजिंग गई है। 52 लाख, 53 लाख, 54 लाख, 50 लाख, 34 लाख, इस तरह से प्राइसिंग गई है। तो फाइनेंशियली भी बहुत उनको स्ट्रांग कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत विद्युत सखियों ने फतेहपुर जिला में राजस्व वसूली के साथ महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। बिजली विभाग के दिसंबर में लागू बिजली बिल राहत योजना के तहत 298 विद्युत सखियों ने घर घर जाकर प्रथम चरण में 23,000 से अधिक उपभोक्ताओं से 12 करोड़ 27 लाख रुपए का बिल जमा कराया। इस कार्य के बदले उन्हें लगभग 13.21 लाख रुपए का कमीशन भी प्राप्त हुआ है। उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की दीदियां विद्युत सखी के रूप में ओटीएस योजना के तहत कार्य कर रही हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि के साथ जिले में बिजली राजस्व वसूली भी बढ़ी है। इस खास बुलेटिन में मेरा फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। पहले गणेश पद